नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी मग में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक कथा जिसे सुनते ही ऐसा महसूस होगा जैसे हम समय के किसी पुराने दरवाजे को खोलते हुए उस युग में पहुंच गए हों जब धरती पर दो महान राज्यों का परचम लहराया करता था। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की पवित्र और गौरवशाली भूमि पर सूर्यगढ़ नाम का राज्य था जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। इस राज्य पर राज करते थे महाराज आदित्य प्रताप सिंह, ऐसे राजा जिनका नाम सुनकर ही शत्रु कांप उठते थे। उनकी रानी देवी विजया स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु और पूजा पाठ में लीन रहने वाली थीं। राज्य खुशहाल था, लोग सुखी थे, लेकिन एक अभाव था जो महाराज और रानी के मन को चुभता रहता था: संतान का अभाव। सालों की तपस्या, पूजा और अनगिनत मन्नतों के बाद जब एक दिन उन्हें पुत्री का वरदान मिला तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस कन्या का नाम रखा गया अवनी। और सच में अवनी जैसे नाम को जैसे ईश्वर ने खुद पूरा अर्थ दिया हो। धरती पर उतरी किसी देवकन्या जैसी सुंदर, उसकी कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें, गुलाबी होंठ और चांद जैसा दमकता चेहरा देखकर लोग कहते थे, इसे देखकर तो लगता है जैसे सृष्टि का सौंदर्य इसके साथ ही जन्मा हो। अवनी जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी सुंदरता और भी निखरती चली गई। उसकी कोमलता, उसकी सादगी और उसकी मुस्कान पूरे महल में जैसे उजाला भर देती थीं। दूसरी ओर चंद्रपुर नाम का एक और अद्भुत राज्य था जो अपनी कला, संगीत और अनोखी इमारतों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। वहां के राजा थे महाराज वीरेंद्र देव, जो हर कला के संरक्षक माने जाते थे। उनके पुत्र राजकुमार विक्रम अपने पिता की तरह ही विद्वान, शांत स्वभाव और पराक्रमी योद्धा थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, हर विद्या में निपुण, लेकिन मन से बिल्कुल विनम्र। विक्रम अक्सर अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते, उन्हें समझते और उनकी मदद करते थे। इधर सूर्यगढ़ में राजकुमारी अवनी का बचपन प्यार दुलार में बीता, लेकिन इसके बावजूद उसमें घमंड का नाम तक नहीं था। वो बेहद सरल और दयालु थी। उसे गंगा नदी से असीम प्रेम था और हर पूर्णिमा की रात वो अपनी सहेलियों के साथ गंगा तट पर स्नान करने जाती थी। गंगा सूर्यगढ़ से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए हर महीने ये उसका सबसे प्रिय समय होता था। एक ऐसी ही पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा गोल होकर आकाश में दूधिया रोशनी फैला रहा था, अवनी अपनी सहेलियों के साथ गंगा तट पहुंची। नदी का पानी चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। अवनी पानी में उतरकर अपनी सहेलियों संग खेल रही थी और उसकी हंसी हवा में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई मीठी घंटी बज उठी हो। उसी समय संयोग से चंद्रपुर के राजकुमार विक्रम भी अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वहीं पहुंचे। वे एक तीर्थ यात्रा के बाद लौट रहे थे और थकान के कारण गंगा किनारे रात भर विश्राम करने का विचार किया। उन्हें क्या पता था कि इसी शांत और उजली रात में उनकी किस्मत उन्हें किसी ऐसे चेहरे से मिलवाने वाली थी जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। जैसे ही राजकुमार विक्रम नाव से उतरे, उनकी नजर अचानक उस दिशा में अटक गई जहां गंगा के जल पर चांदनी थिरक रही थी और उसी चमक के बीच एक अद्भुत सौंदर्य लहरों से खेल रहा था। उन्होंने जीवन में कई सुंदर स्त्रियों को देखा था, राज दरबार से लेकर अनेक उत्सवों तक, पर इतनी अलौकिक, इतनी मन मोह लेने वाली छवि उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अवनी को देखते ही जैसे उनके भीतर किसी ने घंटी बजा दी हो। दिल एक क्षण को थम गया और फिर इतनी तेज हलचल होने लगी कि वो खुद भी नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे अनायास ही पास के एक बड़े पेड़ की आड़ में जाकर खड़े हो गए और टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। उसकी पानी में छलकती हंसी, उसके चेहरे पर पड़ रही चांदनी की उजली परत और उसके कदमों की लहरों जैसी नरमी, सब कुछ ऐसा था कि मन जैसे उसकी ओर खिंचता चला जाए। अवनी ने जैसे ही महसूस किया कि रात ढलने लगी है और सुबह की हल्की आहट आने लगी है, वो अपनी सहेलियों के साथ घाट से ऊपर आई। जल्दी से अपने वस्त्र बदले और महल की ओर लौट गई। विक्रम कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही वो दृश्य उनकी आंखों से ओझल हो चुका था, पर दिल से नहीं। उसके पास अब सिर्फ वही चमकती आंखें, वही मुस्कान और वही आवाज थी जो अब उनके मन में बार बार गूंजने लगी थी। उस रात वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। मन में सिर्फ एक ही सवाल तैरता रहा, वो कौन थी, कहां से आई थी और क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। सुबह होते ही विक्रम महल तो लौट आए, लेकिन उनका मन अब महल में कैद नहीं रह पा रहा था। वे अक्सर खामोश रहने लगे, आंखों में एक खोया खोया सा भाव और चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई देने लगी। महाराज वीरेंद्र देव और रानी सुमित्रा ये सब देखकर चिंता में पड़ गए। कई बार उन्होंने विक्रम से पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है? लेकिन विक्रम हर बार बस यही कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूं।
पर रानी सुमित्रा के मन की अनुभूति कहती थी कि उनके पुत्र के भीतर कोई गहरी हलचल चल रही है जो वो कह नहीं पा रहा। विक्रम अब राजकाज में भी मन नहीं लगा पाते थे। उनकी आंखें हर समय उसी क्षण को ढूंढती रहतीं, वही गंगा का तट, वही चांदनी, वही सुंदरी। उन्हें लगता था कि धरती पर कितने ही राज्य हों, लाखों सुंदर राजकुमारियां हों, पर उनके दिल ने तो उसी क्षण से सिर्फ एक चेहरा चुन लिया है, गंगा तट पर मिली उस अद्भुत कन्या का। समय बीतता गया, लेकिन विक्रम का मन अब चैन से नहीं बैठता था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो सत्य जानकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूं। रानी और महाराज ने कारण जानना चाहा, पर विक्रम ने मन की बात जाहिर नहीं की। मन में सिर्फ एक ही संकल्प जल रहा था, उसे ढूंढने का, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना तय करनी पड़े। वे अपने कुछ सबसे विश्वसनीय सैनिकों को लेकर भेष बदलकर निकल पड़े और यात्रा की शुरुआत हुई उस खोज की जिसने अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। विक्रम ने एक एक राज्य की यात्रा की, अनेक राजकुमारियों से मिला, पर हर चेहरा अधूरा लगता था, क्योंकि उनकी आंखें उस एकमात्र छवि में ही अटकी हुई थीं। कई दिनों की भटकन, लंबी राहें, धूल भरे रास्ते और अनजान नगरों को पार करते हुए वे एक घने जंगल तक पहुंच गए। जंगल में हवा भारी थी, पेड़ ऊंचे थे और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक उन्हें एक कोमल सी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, किसी छोटे हिरन के बच्चे के रोने जैसी पुकार। विक्रम ने उस धीमी कांपती हुई आवाज की दिशा में बढ़ते हुए देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा फंदे में बुरी तरह फंसा तड़प रहा था और पास ही एक शिकारी उसे पकड़ने की फिराक में खड़ा था। ये दृश्य देखते ही विक्रम के भीतर का साहस जाग उठा। वे बिना एक पल गंवाए आगे बढ़े और तेज आवाज में बोले, रुको। जैसे ही शिकारी ने मुड़कर देखा कि उसके सामने एक राजकुमार खड़ा है, उसकी आंखों में डर उतर आया और वो घबराकर फंदा छोड़कर जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। विक्रम तुरंत झुके। उन्होंने सावधानी से उस हिरण के बच्चे को मुक्त किया और उसे उसकी मां की ओर बढ़ाया, जो कुछ दूरी पर कांपते हुए खड़ी थी। मां बच्चे के मिलते ही जंगल के सन्नाटे में जैसे एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। उसी समय संयोगवश अवनी भी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में आई हुई थी। वो शिकार देखने निकली थी, पर उसकी नजर जो दृश्य पर पड़ी वो किसी शिकार का नहीं बल्कि करुणा और साहस का था। उसने साफ देखा कि कैसे एक अपरिचित राजकुमार ने खतरे के बीच एक नन्हे जीवन को बचा लिया। उस पल अवनी के मन में एक अजीब सा कंपन उठने लगा, जैसे दिल कह रहा हो कि ये चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा है। और तभी जब विक्रम मुड़े तो उनकी नजर अवनी पर जा अटकी। अगले ही क्षण दोनों के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। ये वही चेहरा था जैसे गंगा के तट की रात ने उनकी किस्मत में लिख दिया था। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी रह गईं। दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। अब सवाल ये था कि दोनों की बातचीत कैसे और कब शुरू होगी। क्या उनमें कभी मुलाकात हो पाएगी? इस तरह दोनों के मन में एक सवाल उठता ही रहा। कई दिनों की थकान और खोज अचानक एक मीठी खुशी में बदल गई और विक्रम का दिल खुशी से जैसे उछाल भरने लगा। अवनी की आंखों में भी वही पहचान, वही चमक लौट आई। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे जंगल की हवा भी उस पल को थाम कर खड़ी हो गई हो। धीरे धीरे विक्रम अवनी के पास आए और विनम्रता से बोले, मैं चंद्रपुर का राजकुमार विक्रम हूं। अवनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, और मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी अवनी। दोनों को ये आभास तक न था कि उनके पिता वर्षों से एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे और उनके राज्यों के बीच इतना पुराना वैर था कि लोग उसकी जड़ भी भूल चुके थे। पर उस क्षण ना इतिहास मायने रखता था ना वैर। उनके लिए मायने रखता था बस वो भाव जो पहली नजर में ही दिल में उतर गया था। धीरे धीरे जंगल उनके मिलने का स्थान बन गया। हर दिन वे वहीं मिलते, पेड़ों की ठंडी छांव में बैठकर अपने दिल की बातें साझा करते। अवनी अपने बचपन की शरारतें सुनाती तो विक्रम अपनी यात्राओं के किस्से बताते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नए सपनों की बातें करते और देखते ही देखते उनकी दोस्ती एक गहरे सच्चे प्रेम में बदल गई। ऐसा प्रेम जिसके बिना अब वे खुद को अधूरा महसूस करने लगे थे। उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि उनकी ये मुलाकातें एक दिन उनके राज्यों में तूफान बनकर उठेंगी। एक दिन जब वे हमेशा की तरह जंगल में मिले हुए थे, तभी सूर्यगढ़ के कुछ सैनिक उधर से गुजरे और दोनों को एक साथ देख लिया। सैनिकों ने तुरंत ये खबर महाराज आदित्य प्रताप सिंह तक पहुंचा दी। खबर सुनते ही महाराज का क्रोध मानो आसमान छूने लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी एक दुश्मन राज्य के राजकुमार से प्रेम करती है। भड़के हुए महाराज ने उसी क्षण आदेश दिया कि अवनी को महल लौटाकर कड़ी निगरानी में रखा जाए।
उधर चंद्रपुर में भी बात हवा की तरह फैल गई कि राजकुमार विक्रम सूर्यगढ़ की राजकुमारी से प्रेम करता है और वहां भी महल में हलचल मच गई। चंद्रपुर में जब ये बात पहुंची कि राजकुमार विक्रम सूर्यगढ़ की राजकुमारी से प्रेम करते हैं, तो महाराज वीरेंद्र देव भी सुनते ही भड़क उठे। उन्हें अपने पुराने दुश्मन की बेटी से अपने पुत्र का संबंध किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं था। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि सूर्यगढ़ के साथ मिलकर दोनों को समाप्त कर दिया जाए। उधर सूर्यगढ़ में भी महाराज आदित्य प्रताप सिंह उसी आग में जल रहे थे और उन्होंने भी सैनिकों को यही आदेश दिया कि जहां भी विक्रम और अवनी मिलें, दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। किस्मत को जैसे ये मंजूर ही था कि दोनों प्रेमियों की राह कठिनाई से भी आगे बढ़कर एक त्रासदी बन जाए। एक दिन विक्रम जंगल की उसी पगडंडी पर तेजी से बढ़ रहे थे जहां वो अवनी से मिला करते थे। उन्हें ये आभास नहीं था कि आज जंगल की हवा पहले जैसी शांत नहीं है। दोनों राज्यों के सैनिक झाड़ियों और पेड़ों के पीछे उन्हें घेर कर खड़े थे। कुछ ही कदम बाद जब अवनी भी वहां पहुंची तो चारों दिशाओं से तलवारें चमक उठीं और सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। विक्रम और अवनी ने एक दूसरे की ओर देखा, एक लंबा गहरा समझदार सा नजर मिलना। वे समझ गए थे कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है, पर उनके चेहरों पर भय नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान, जैसे दोनों कह रहे हों कि यदि अंत ऐसा ही है तो साथ हो। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उसी क्षण सैनिकों ने वार किया। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़े, पर आंखें अब भी एक दूसरे से हट नहीं रही थीं। उनके प्राण जैसे साथ ही निकले और सबने देखा कि मृत्यु ने भी उनके प्रेम को अलग नहीं कर पाया। उनकी आत्माएं एक उजली लौ की तरह आकाश की ओर उठीं और एक साथ विलीन हो गई। उनके इस असमय अंत के बाद प्रकृति भी जैसे शोक में डूब गई, पर प्रेम इतना प्रबल था कि उनकी कहानी केवल मृत्यु तक सीमित नहीं रही। दोनों का अगला जन्म नागलोक में हुआ, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां हर जीव शक्ति और रूप बदलने की क्षमता से भरा होता था। इस जन्म में अवनी एक विलक्षण नागिन बनी, जिसका पूरा शरीर नीली और सुनहरी चमक से भरा हुआ था। उसकी लाल आंखों में पिछले जन्म का दर्द, प्रेम और बदले की आग दमक रही थी। विक्रम इस जन्म में एक शक्तिशाली नाग बने, काले चमकीले शरीर वाले, और उनके मस्तक पर एक तेज चमकती मणि थी जो उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक थी। दोनों को जन्म लेते ही अपने पिछले जन्म की हर घटना याद थी। गंगा का तट, जंगल की मुलाकातें, पिता का क्रोध और अंत में मिली दुखद मृत्यु। नागलोक में वे एक दूसरे को देखते ही पहचान गए और फिर वही प्रेम, वही अपनापन, वही अधूरा सपना उनके दिल में उमड़ पड़ा। पर इस बार उनके भीतर प्यार के साथ साथ गहरी पीड़ा और बदले की आंधी भी थी। नागलोक के अपने नियम थे, कड़े और अटल। वहां के राजा नागराज न्यायप्रिय और अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि दो नए नाग नागिन अपने पिछले जन्म की स्मृति के साथ आए हैं, तो उन्हें तुरंत दरबार में बुलाया गया। दोनों ने अपनी पूरी कहानी नागराज के सामने रखी, अपने प्रेम की, अपने अंत की और अपने दिल में उठते न्याय के दर्द की। उनकी कहानी सुनकर नागराज भी गहराई से विचलित हो गई, पर फिर भी उन्होंने समझदारी से कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म का बदला लेने की अनुमति है, पर ध्यान रहे, नाग जीवन और मानव जीवन बहुत अलग होते हैं। शक्ति जितनी महान होती है, उसका संतुलन रखना उतना ही कठिन होता है। विक्रम और अवनी ने उन्हें प्रण देकर कहा कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके बाद वे नागलोक में बस गए और अपने नए शरीर की शक्तियों को साधने लगे। रूप बदलना, गति बढ़ाना, ऊर्जा को नियंत्रित करना और वो सब जो उन्हें अपने संघर्षपूर्ण भविष्य के लिए तैयार कर सके। उनकी आंखों में अब रोमांस के साथ साथ एक अग्नि भी जल रही थी, अधूरे प्रेम की और उस अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हुआ था। नागलोक में रहते हुए विक्रम और अवनी ने बाकी शक्तियां भी सीख लीं। जहर फेंकना, अपनी इच्छा से कोई भी रूप लेना और मन की ताकत से बड़ी बड़ी चीजें करना। वे दिन रात बस एक ही काम में लगे रहते, अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाना कि एक दिन अपने अधूरे प्यार और किए गए अन्याय का पूरा हिसाब ले सकें। उधर मानव लोक में दोनों राज्यों में ऊपर ऊपर तो शांति थी, पर हर जगह अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। महाराज आदित्य प्रताप सिंह और महाराज वीरेंद्र देव अपने अपने बच्चों को खोने के गम में टूट चुके थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने जो किया वो सिर्फ गलती नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने उनकी दुनिया बर्बाद कर दी थी। उनके बच्चों का प्यार सच था, पर वो समझ बहुत देर से आई थी। दोनों राजाओं ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था और दोनों राज्यों की पुरानी दुश्मनी पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। इधर एक दिन विक्रम और अवनी ने फैसला किया कि अब उन्हें मानव लोक को लौटना ही होगा। वे अब अपनी इच्छा से इंसानी रूप ले सकते थे, इसलिए सबसे पहले वे सूर्यगढ़ पहुंचे।
वहां का माहौल बदला हुआ था, लोग दुखी थे, सड़कों पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। राजकुमारी अवनी की मौत ने पूरे राज्य को जैसे बुझा दिया था। महल भी खाली सा लगता था। महाराज आदित्य प्रताप सिंह और रानी विजय अपनी बेटी के गम में टूट चुके थे। उनके जीवन की चमक जैसे खत्म हो गई थी। ये सब देखकर अवनी का दिल भर आया। उसने सोचा कि वो कम से कम मां से मिल ले, भले ही वो उसे पहचाने या नहीं। वो एक साधारण गरीब लड़की का रूप लेकर महल गई और रानी विजय के सामने खड़ी हो गई। रानी ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। उस लड़की की आंखें बिल्कुल अवनी जैसी थीं। अवनी ने धीमे से कहा कि वो उनकी बेटी जैसी लगती है, इसलिए मिलने आ गई है। बस इतना सुनते ही रानी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया और कुछ ही दिनों में उसे अपने दिल से लगा लिया, जैसे उनकी खोई हुई बच्ची वापस आ गई हो। उधर चंद्रपुर में भी विक्रम ने वही किया। वह गरीब लड़के का रूप लेकर महल गया। महाराज बीरेंद्र देव ने जब उसे देखा तो उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। विक्रम ने भी बस इतना कहा कि वो उनके बेटे जैसा है, इसलिए मिलने आया है। महाराज ने उसे अपने पास रखा और उससे ऐसा अपनापन दिखाया जैसे उनका विक्रम फिर लौट आया हो। अब दोनों, विक्रम और अवनी, अपने अपने माता पिता के करीब रहते हुए उनका दर्द बांट रहे थे, पर असली सच कोई नहीं जानता था। वे चुपचाप मिलते, अपने भविष्य की योजना बनाते और सोचते कि उन्हें बदला लेना है या नहीं, क्योंकि उनके माता पिता अपने किए पर पछता रहे थे और उनका दर्द देखकर मन में दुविधा पैदा होने लगी थी। एक दिन जब विक्रम अपने पिता के साथ बैठा था तो महाराज बीरेंद्र देव अचानक टूट पड़े और बोले, मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। मैंने अपनी दुश्मनी में अपने बेटे की खुशियां छीन लीं। विक्रम की आंखें भर आईं। वह ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे पिता से वो बदला कैसे ले सकता है जो खुद ही अपने गम में जल रहा है। उसी तरह अवनी ने भी अपनी मां को बार बार रोते देखा। एक दिन रानी विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उसे उसके प्यार के लिए कभी नहीं रोकती। यह सुनकर अवनी का दिल कांप गया। अवनी यह सुनकर टूट गई। उसने बिना सोचे अपनी मां को कस के गले लगा लिया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। इतने समय में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मां सच में पछता रही है, सच में उसे खो देने का दर्द अब भी जी रही है। उधर विक्रम भी अंदर ही अंदर यही महसूस कर रहा था। दोनों अब एक अजीब सी दुविधा में फंस गए थे। क्या वे अपने माता पिता से बदला लें, जैसा नागलोक के नियम कहते थे, या उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वे खुद अपने किए का बोझ ढोते ढोते टूट चुके थे। दोनों ने तय किया कि पहले एक दूसरे से मिलकर बात करेंगे, फिर कुछ फैसला करेंगे। अगले ही दिन वे दोनों उसी जंगल में पहुंचे जहां पिछले जन्म में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हवा में वही पुरानी गंध थी, पेड़ों की सरसराहट भी वही थी और उन्हें लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए पीछे लौट आया हो। उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया, माता पिता का पछतावा, उनका दर्द और उनका बदलता हुआ दिल। विक्रम ने थके हुए स्वर में कहा, अवनी, क्या हमें सच में बदला लेना चाहिए जबकि हमारे माता पिता अब पूरी तरह टूट चुके हैं? अवनी भी उलझन में थी। तभी अचानक उनकी आत्मा में गूंज सी उठी, नागराज का संदेश। संदेश साफ था, अपने कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारे बदले का रास्ता अधूरा नहीं रह सकता। दोनों सन्न रह गए। वे समझ गए कि नागलोक के नियम किसी को नहीं छोड़ते, पर सवाल वही था, कैसे? वे अब माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें ऐसी योजना बनानी थी जो बदला भी पूरा कर दे और माता पिता को और दुख भी न पहुंचे। नागराज का संदेश सुनने के बाद उनके मन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे किसी ने याद दिला दिया हो कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उनका बदला मतलब मारना पीटना नहीं, बल्कि सच दिखाना था, वो सच जो दोनों राज्यों की दुश्मनी ने ढक रखा था। उन्होंने एक पेचीदा मगर बेहद अनोखी योजना बनाई। सबसे पहले विक्रम ने अपने पिता महाराज बीरेंद्र देव से बात करना शुरू किया। उसने बेहद सादगी से कहा, महाराज, मैंने देखा है कि आप अपने बेटे को आज भी याद करते हैं। सच तो ये है कि आपके बेटे को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी थी, पर आपकी दुश्मनी ने उसे खत्म कर दिया। यह सुनकर महाराज जैसे पत्थर बन गए।
उन्होंने विक्रम की आंखों में झांक कर देखा और धीमे स्वर में बोले, हाँ, मुझे लगता है कि उनका प्यार आज भी जिंदा है और मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। उधर अवनी भी अपनी मां के दिल में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, रानी मां, आपकी बेटी और चंद्रपुर के राजकुमार का प्यार बहुत पवित्र था। उनकी मौत आपकी दुश्मनी की वजह से हुई। यह सुनते ही रानी विजय टूट गईं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही अपनी बेटी को नहीं समझ पाई। अगर मैं उसके साथ खड़ी होती तो शायद वो आज जिंदा होती। धीरे धीरे दोनों राज्यों में विक्रम और अवनी ने अपने माता पिता के दिलों में नरमी, दया और समझ पैदा कर दी। उन्होंने उन्हें ये एहसास करवाया कि नफरत सिर्फ दर्द की राह दिखाती है, जबकि प्यार से ही शांति और सुख जन्म लेता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक गुप्त और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच एक भयानक महामारी फैला दी। महामारी फैलते ही दोनों राज्यों में हाहाकार मच गया। लोग अचानक तेज बुखार, सांस फूलने और शरीर नीला पड़ने जैसी रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त होने लगे। कई लोग तो इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ देते थे। वैद्य, हकीम, जड़ी बूटी विशेषज्ञ सबने कोशिश की, पर कोई समाधान नहीं मिला। बीमारी मानो दैवी कोप की तरह उतर आई थी। महाराज आदित्य प्रताप सिंह और महाराज बीरेंद्र देव अपनी प्रजा को तड़प तड़प कर मरते देख अंदर तक टूट गए। वे चाहते थे कि दोनों राज्य मिलकर इलाज खोजें, पर पुरानी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कोई पहले हाथ नहीं बढ़ाना चाहता था। दोनों ने संदेशवाहक भेजे, पर किसी ने किसी की मदद कबूल नहीं की। नफरत की दीवार अब भी वैसी ही मजबूत खड़ी थी। ठीक इसी मौके पर विक्रम और अवनी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चाल चल दी। वे दोनों अपने नाग रूप में उसी जगह पहुंचे, वो पवित्र स्थल जहां पिछले जन्म में उनका प्यार जन्मा था। वहां उन्होंने एक गुप्त और शक्तिशाली यज्ञ किया। मंत्रों की गूंज, ऊर्जा की लहरें और उनके मिलकर किए गए तप ने एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति को जन्म दिया जो दोनों राज्यों के ऊपर छा गई। उसी रात दोनों महलों में एक दिव्य, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने अपनी अंधी दुश्मनी में अपने बच्चों की हत्या करवाई। अब यदि महामारी रोकनी है तो इसे मिलकर ही रोकोगे, वरना दोनों राज्य बर्बाद हो जाएंगे। दोनों राजा कांप उठे। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि किसी उच्च शक्ति का संदेश था। उन्हें समझ आ गया कि अब द्वेष छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तुरंत महाराज आदित्य प्रताप सिंह ने पत्र भेजकर माफी मांगी। जवाब में महाराज बीरेंद्र देव ने भी अपना अभिमान छोड़कर माफी मांगी। वक्त ने वर्षों की दुश्मनी मिटा दी। दोनों राजा एक जगह मिले, एक दूसरे को गले लगाया और अपने बच्चों के लिए रोए। इतने वर्षों से दबे हुए दर्द की बर्फ आखिर पिघल ही गई। उन्होंने तय किया कि वे अब दुश्मन नहीं, बल्कि भाई की तरह साथ रहेंगे और अपनी प्रजा को बचाएंगे। दोनों राज्यों के वैद्य, हकीम और विद्वान एक साथ काम करने लगे, पर बीमारी अभी भी अजीब तरीके से फैलती ही जा रही थी। विक्रम और अवनी ने देखा कि माता पिता के दिलों में बदलाव आ चुका है, पर महामारी का खात्मा अभी बाकी था। उन्होंने नागलोक के महाराज नागराज से मदद मांगी। नागराज ने उन्हें एक दिव्य औषधि दी, एक ऐसी औषधि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी से बनती थी, जिसे हजारों वर्षों में शायद ही कोई ढूंढ पाता। विक्रम और अवनी मानव रूप में उस खतरनाक यात्रा पर निकले। बर्फीले तूफान, खाइयां और भयंकर हवाएं, पर वे अपनी शक्तियों की मदद से आखिर वो दिव्य जड़ी बूटी लेकर लौट आए। उन्होंने वो औषधि दोनों राजाओं को सौंपी। राजवैद्यों ने तुरंत उससे दवाई तैयार की और प्रजा को दी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे, मरने का सिलसिला रुक गया और कुछ ही समय में महामारी पूरी तरह समाप्त हो गई। वह गरीब लड़के का रूप लेकर महल गया। महाराज बीरेंद्र देव ने जब उसे देखा तो उन्हें अपने बेटे की याद आ गई। विक्रम ने भी बस इतना कहा कि वो उनके बेटे जैसा है, इसलिए मिलने आया है। महाराज ने उसे अपने पास रखा और उससे ऐसा अपनापन दिखाया जैसे उनका विक्रम फिर लौट आया हो। अब दोनों, विक्रम और अवनी, अपने अपने माता पिता के करीब रहते हुए उनका दर्द बांट रहे थे, पर असली सच कोई नहीं जानता था। वे चुपचाप मिलते, अपने भविष्य की योजना बनाते और सोचते कि उन्हें बदला लेना है या नहीं।
क्योंकि उनके माता पिता अपने किए पर पछता रहे थे और उनका दर्द देखकर मन में दुविधा पैदा होने लगी थी। एक दिन जब विक्रम अपने पिता के साथ बैठा था तो महाराज बीरेंद्र देव अचानक टूट पड़े और बोले, मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। मैंने अपनी दुश्मनी में अपने बेटे की खुशियां छीन लीं। विक्रम की आंखें भर आईं। वह ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे पिता से वो बदला कैसे ले सकता है जो खुद ही अपने गम में जल रहा है। उसी तरह अवनी ने भी अपनी मां को बार बार रोते देखा। एक दिन रानी विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उसे उसके प्यार के लिए कभी नहीं रोकती। यह सुनकर अवनी का दिल कांप गया। अवनी यह सुनकर टूट गई। उसने बिना सोचे अपनी मां को कस के गले लगा लिया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। इतने समय में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मां सच में पछता रही है, सच में उसे खो देने का दर्द अब भी जी रही है। उधर विक्रम भी अंदर ही अंदर यही महसूस कर रहा था। दोनों अब एक अजीब सी दुविधा में फंस गए थे। क्या वे अपने माता पिता से बदला लें, जैसा नागलोक के नियम कहते थे, या उन्हें माफ कर दें, क्योंकि वे खुद अपने किए का बोझ ढोते ढोते टूट चुके थे। दोनों ने तय किया कि पहले एक दूसरे से मिलकर बात करेंगे, फिर कुछ फैसला करेंगे। अगले ही दिन वे दोनों उसी जंगल में पहुंचे जहां पिछले जन्म में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हवा में वही पुरानी गंध थी, पेड़ों की सरसराहट भी वही थी और उन्हें लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए पीछे लौट आया हो। उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया, माता पिता का पछतावा, उनका दर्द और उनका बदलता हुआ दिल। विक्रम ने थके हुए स्वर में कहा, अवनी, क्या हमें सच में बदला लेना चाहिए जबकि हमारे माता पिता अब पूरी तरह टूट चुके हैं? अवनी भी उलझन में थी। तभी अचानक उनकी आत्मा में गूंज सी उठी, नागराज का संदेश। संदेश साफ था, अपने कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारे बदले का रास्ता अधूरा नहीं रह सकता। दोनों सन्न रह गए। वे समझ गए कि नागलोक के नियम किसी को नहीं छोड़ते, पर सवाल वही था, कैसे? वे अब माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें ऐसी योजना बनानी थी जो बदला भी पूरा कर दे और माता पिता को और दुख भी न पहुंचे। नागराज का संदेश सुनने के बाद उनके मन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई, जैसे किसी ने याद दिला दिया हो कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उनका बदला मतलब मारना पीटना नहीं, बल्कि सच दिखाना था। वो सच जो दोनों राज्यों की दुश्मनी ने ढक रखा था। उन्होंने एक पेचीदा मगर बेहद अनोखी योजना बनाई। सबसे पहले विक्रम ने अपने पिता महाराज बीरेंद्र देव से बात करना शुरू किया। उसने बेहद सादगी से कहा, महाराज, मैंने देखा है कि आप अपने बेटे को आज भी याद करते हैं। सच तो ये है कि आपके बेटे को उसकी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी थी, पर आपकी दुश्मनी ने उसे खत्म कर दिया। यह सुनकर महाराज जैसे पत्थर बन गए। उन्होंने विक्रम की आंखों में झांक कर देखा और धीमे स्वर में बोले, हाँ, मुझे लगता है कि उनका प्यार आज भी जिंदा है और मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। उधर अवनी भी अपनी मां के दिल में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, रानी मां, आपकी बेटी और चंद्रपुर के राजकुमार का प्यार बहुत पवित्र था। उनकी मौत आपकी दुश्मनी की वजह से हुई। यह सुनते ही रानी विजय टूट गईं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही अपनी बेटी को नहीं समझ पाई। अगर मैं उसके साथ खड़ी होती तो शायद वो आज जिंदा होती। धीरे धीरे दोनों राज्यों में विक्रम और अवनी ने अपने माता पिता के दिलों में नरमी, दया और समझ पैदा कर दी। उन्होंने उन्हें ये एहसास करवाया कि नफरत सिर्फ दर्द की राह दिखाती है, जबकि प्यार से ही शांति और सुख जन्म लेता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक गुप्त और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच एक भयानक महामारी फैला दी। महामारी फैलते ही दोनों राज्यों में हाहाकार मच गया। लोग अचानक तेज बुखार, सांस फूलने और शरीर नीला पड़ने जैसी रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त होने लगे। कई लोग तो इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ देते थे। वैद्य, हकीम, जड़ी बूटी विशेषज्ञ सबने कोशिश की, पर कोई समाधान नहीं मिला। बीमारी मानो दैवी कोप की तरह उतर आई थी।
महाराज आदित्य प्रताप सिंह और महाराज बीरेंद्र देव अपनी प्रजा को तड़प तड़प कर मरते देख अंदर तक टूट गए। वे चाहते थे कि दोनों राज्य मिलकर इलाज खोजें, पर पुरानी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कोई पहले हाथ नहीं बढ़ाना चाहता था। दोनों ने संदेशवाहक भेजे, पर किसी ने किसी की मदद कबूल नहीं की। नफरत की दीवार अब भी वैसी ही मजबूत खड़ी थी। ठीक इसी मौके पर विक्रम और अवनी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चाल चल दी। वे दोनों अपने नाग रूप में उसी जगह पहुंचे, वो पवित्र स्थल जहां पिछले जन्म में उनका प्यार जन्मा था। वहां उन्होंने एक गुप्त और शक्तिशाली यज्ञ किया। मंत्रों की गूंज, ऊर्जा की लहरें और उनके मिलकर किए गए तप ने एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति को जन्म दिया जो दोनों राज्यों के ऊपर छा गई। उसी रात दोनों महलों में एक दिव्य गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम दोनों ने अपनी अंधी दुश्मनी में अपने बच्चों की हत्या करवाई। अब यदि महामारी रोकनी है तो इसे मिलकर ही रोकोगे, वरना दोनों राज्य बर्बाद हो जाएंगे। दोनों राजा कांप उठे। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि किसी उच्च शक्ति का संदेश था। उन्हें समझ आ गया कि अब द्वेष छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तुरंत महाराज आदित्य प्रताप सिंह ने पत्र भेजकर माफी मांगी। जवाब में महाराज बीरेंद्र देव ने भी अपना अभिमान छोड़कर माफी मांगी। वक्त ने वर्षों की दुश्मनी मिटा दी। दोनों राजा एक जगह मिले, एक दूसरे को गले लगाया और अपने बच्चों के लिए रोए। इतने वर्षों से दबे हुए दर्द की बर्फ आखिर पिघल ही गई। उन्होंने तय किया कि वे अब दुश्मन नहीं, बल्कि भाई की तरह साथ रहेंगे और अपनी प्रजा को बचाएंगे। दोनों राज्यों के वैद्य, हकीम और विद्वान एक साथ काम करने लगे, पर बीमारी अभी भी अजीब तरीके से फैलती ही जा रही थी। विक्रम और अवनी ने देखा कि माता पिता के दिलों में बदलाव आ चुका है, पर महामारी का खात्मा अभी बाकी था। उन्होंने नागलोक के महाराज नागराज से मदद मांगी। नागराज ने उन्हें एक दिव्य औषधि दी, एक ऐसी औषधि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी से बनती थी, जिसे हजारों वर्षों में शायद ही कोई ढूंढ पाता। विक्रम और अवनी मानव रूप में उस खतरनाक यात्रा पर निकले। बर्फीले तूफान, खाइयां और भयंकर हवाएं, पर वे अपनी शक्तियों की मदद से आखिर वो दिव्य जड़ी बूटी लेकर लौट आए। उन्होंने वो औषधि दोनों राजाओं को सौंपी। राजवैद्यों ने तुरंत उससे दवाई तैयार की और प्रजा को दी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे, मरने का सिलसिला रुक गया और कुछ ही समय में महामारी पूरी तरह समाप्त हो गई। उन्होंने भी धरती पर आने का निर्णय लिया। दोनों अपने नाग रूप में पृथ्वी पर उतरे और एक घने निर्जन जंगल की गहरी गुफा में रहने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वहां से वे लगातार माया पर नजर रखते रहे। उधर माया को जब यह महसूस हुआ कि विक्रम और अवनी भी धरती पर हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब वो अपनी सबसे बड़ी इच्छा, उन दोनों का सर्वनाश, पूरी कर पाएगी। उसने बेहद खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। उस समय तक माया एक साधारण इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी बन चुकी थी। रुद्र की मां और बहन की मृत्यु के बाद उसका मन टूटा हुआ था, दिल खाली था और अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। और इसी कमजोरी का फायदा माया ने उठाया। उसने अपने मायावी आकर्षण से रुद्र को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। रुद्र को लगने लगा कि दुनिया का सारा स्नेह, समझ और सहारा उसे सिर्फ माया में मिलता है। धीरे धीरे वो उस पर अंधविश्वास करने लगा और एक दिन उसने तय कर लिया कि वो माया को अपनी रानी बनाएगा। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो प्रेम समझ रहा है, वो तो सिर्फ एक खतरनाक जाल था। माया अपनी शक्तियों से रुद्र के विचारों को नियंत्रित कर सकती थी। वो उसे किसी भी आदेश का पालन कराने में सक्षम थी। भूमि, राज्य, सत्ता सब उसके हाथों की कठपुतली बनते जा रहे थे। नागदेव, जो महल में एक सैनिक की वेशभूषा में था, ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर माया को रोका नहीं गया तो वो जल्द ही पूरे सूर्यगढ़ को नष्ट कर देगी। उसने कई बार रुद्र को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन माया के जादू में उलझे रुद्र ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। नागदेव ने मजबूर होकर सब कुछ विक्रम और अवनी को बताने का निर्णय लिया। जैसे ही विक्रम और अवनी को सत्य पता चला, वे गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें यह साफ दिख रहा था कि अगर माया रुद्र पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेती है तो सिर्फ रुद्र ही नहीं बल्कि पूरा सूर्यगढ़ खतरे में पड़ जाएगा। विक्रम और अवनी ने तय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती, उन्हें तुरंत कदम उठाना होगा। उन्होंने नागदेव को कुछ खास शक्तियां देकर माया का सामना करने के लिए तैयार किया। साथ ही एक जादुई तलवार भी दी जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को ही स्वीकार करती थी। नागदेव ने अपनी नई शक्तियों की मदद से रुद्र के मन से माया का जादू हटाने की कोशिश की और उसे माया के बारे में सच्चाई बताई।
लेकिन रुद्र ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया और गुस्से में उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया। जेल में बंद नागदेव समझ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो रुद्र का अंत तय है। इसलिए उसने अपनी शक्तियों से जेल की कैद को तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया और सीधा माया के पास जा पहुंचा। माया ने उसे देखते ही हमला कर दिया, लेकिन नागदेव ने जादुई तलवार से खुद को बचा लिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। नागदेव पूरी ताकत से माया को हराने की कोशिश कर रहा था, मगर माया बेहद शक्तिशाली थी। वो कभी भी अदृश्य होकर फिर अचानक सामने आ जाती थी, जिससे नागदेव को लगने लगा कि शायद वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा। इसी दौरान जंगल में मौजूद विक्रम और अवनी ये सब देख रहे थे और समझ गए कि नागदेव अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों से एक ऐसा जादू किया जिससे रुद्र की खोई हुई यादें लौट आईं। उसे अपनी माँ और बहन की मौत, माया से पहली मुलाकात और उसका असली रूप सब याद आ गया। सच्चाई लौटते ही रुद्र ने तुरंत नागदेव को जेल से आजाद करने का आदेश दिया और माया को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, मगर माया ने अपनी ताकत से पूरी सेना को हरा दिया। अब आजाद हो चुके नागदेव ने रुद्र के साथ मिलकर माया का सामना किया और दोनों को अपने खिलाफ देखकर माया भड़क उठी। उसने अपनी काली शक्ति से नागदेव को एक पत्थर में बदल दिया। ये देखकर रुद्र का दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और वो माया पर फट पड़ा कि उसने उसके दोस्त को पत्थर में बदल दिया और वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। माया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसकी सेना भी उसके सामने टिक नहीं पाई थी। गुस्से से भरा रुद्र तलवार लेकर माया पर टूट पड़ा, लेकिन माया ने अपनी शक्तियों से उसे घायल कर दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद रुद्र ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि अगर वो नहीं लड़ा तो ना नागदेव बचेगा ना उसका राज्य। इधर जंगल में खड़े विक्रम और अवनी ये सब देखते देखते बेचैन हो उठे, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा था कि रुद्र अकेले माया जैसी खतरनाक जादूगरनी को कभी नहीं हरा सकता। दोनों ने तुरंत फैसला किया कि अब नागदेव को बचाए बिना ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। इसलिए विक्रम ने अवनी से कहा कि अब उन्हें नागलोक के सबसे शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही मंत्र जो पत्थर बने नागदेव को दोबारा जीवन दे सकता था। अवनी ने चिंतित होकर कहा कि उस मंत्र का इस्तेमाल करने से उनकी शक्तियां बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमारा बेटा खतरे में है, हमें यह करना ही होगा। ये कहते ही दोनों अपने नाग रूप में बदल गए और शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उनके मंत्रों की गूंज से पूरा जंगल रोशनी से भर गया, आसमान कांपने लगा और जमीन थरथरा उठी। अचानक फैली इस तेज रोशनी से माया घबरा गई। उसे लगा जैसे कोई उससे भी बड़ी शक्ति उसके सामने आने वाली है। मंत्रों का प्रभाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे पत्थर में बदल चुका नागदेव चमकने लगा और कुछ ही पलों में वो फिर से जीवित होकर अपने असली रूप में सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने देखा कि रुद्र खून से पूरी तरह भीगा हुआ जमीन पर गिरने को था, तो वो भागकर उसे ठीक करने लगा, लेकिन माया ने बीच में रोककर घृणा से कहा, तो तुम फिर लौट आए, पर याद रखना मैं तुम्हें दोबारा भी पत्थर में बदल सकती हूं। नागदेव ने दृढ़ता से जवाब दिया, इस बार नहीं माया, इस बार मैं तुम्हारे हर पाप का अंत करूंगा। दोनों के बीच फिर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस बार नागदेव पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसके माता पिता के मंत्र ने उसमें अतिरिक्त शक्ति भर दी थी। उसने जादुई तलवार से माया पर वार किए और माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नागदेव की शक्ति के सामने उसकी चालें कमजोर पड़ने लगीं। अंत में नागदेव ने एक जोरदार वार करके माया को एक गहरे अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया, जहां से वो कभी वापस नहीं निकल सकती थी। उसके नाश होते ही रुद्र की चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं और वो उठकर नागदेव के पास आया। आंखों में पछतावे लिए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। नागदेव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो रुद्र, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई और सूर्यगढ़ में शांति और खुशहाली लौट आई। रुद्र ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की कि नागदेव उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद मित्र है। ये सब देखकर विक्रम और अवनी का दिल गर्व से भर गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में सफल हुआ है, इसलिए वे वापस नागलोक लौटने का निर्णय लेकर धीरे धीरे जंगल में विलीन हो गए। उधर नागदेव ने भी अपने माता पिता के पास लौटने का मन बनाया, लेकिन रुद्र के साथ उसकी दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी थी कि विदा लेते समय दोनों की आंखें भर आईं। रुद्र अब उसे दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था और नागदेव ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा सूर्यगढ़ और रुद्र की रक्षा करेगा। विक्रम और अवनी नागलोक लौट तो गए, लेकिन मन ही मन जानते थे कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नागलोक में छुपी एक नई साजिश सिर उठा रही थी। नागराज का दूसरा बेटा कालिया, जो बेहद दुष्ट,
लालची और सत्ता का भूखा था। वो हमेशा से नागलोक का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि जब तक विक्रम और अवनी जीवित हैं, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नागलोक लौटने के बाद विक्रम और अवनी तो शांत दिख रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे एक और तूफान खड़ा होने वाला है। उनकी नज़र से दूर कालिया, जो हमेशा से सत्ता का भूखा और अपनी बहन जयंती की मौत से जलता हुआ था, चुपचाप बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने जैसा ही खतरनाक साथी ढूंढ लिया था, विषधर नाम का एक जहरीला नाग, जिसकी पहचान थी ऐसा जहर जो किसी के भी दिमाग में भ्रम पैदा कर दे। कालिया ने उसी जहर का इस्तेमाल करके नागराज की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, और देखते ही देखते नागराज को यह भ्रम होने लगा कि विक्रम और अवनी नागलोक के ये सबसे बड़ा खतरा है। उसे लगने लगा कि वे मनुष्यों के साथ मिलकर नागलोक को नष्ट करना चाहते हैं। इस झूठे विश्वास में अंधे होकर नागराज ने तुरंत आदेश दिया कि विक्रम और अवनी को पकड़ा जाए और बिना किसी सुनवाई के उन्हें पाताल लोक की गहरी अंधेरी कैद में डाल दिया गया। उधर धरती पर रुद्र बड़ी उत्सुकता से नागदेव से मिलने जंगल पहुंचा, लेकिन वहां ना नागदेव था, न उसके माता पिता। उसने सोचा शायद नागदेव अपनी दुनिया लौट गया है, और ये सोचकर वो उदास होकर महल लौट आया, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कालिया और विषधर अब उसे भी अपने निशाने पर ले चुके हैं। कालिया ने विषधर से कहा कि रुद्र को भी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो नागदेव का दोस्त है और हर हाल में उनके रास्ते का कांटा साबित होगा। विषधर ने एक और खतरनाक जादू किया और रुद्र के दिमाग में भयंकर भ्रम पैदा कर दिया। अब रुद्र को लगने लगा कि नागदेव उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इस गलतफहमी में पड़कर रुद्र ने अपनी सेना को नागलोक पर हमला करने का हुक्म दे दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो एक बड़ी साजिश का शिकार बन चुका है। नागलोक में ये खबर पहुंचते ही नागराज को यकीन हो गया कि उसका भ्रम सही था और इस सब के पीछे विक्रम और अवनी ही हैं। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उधर रुद्र की सेना नागलोक की सीमा तक पहुंच चुकी थी और दोनों तरफ युद्ध की आग भड़क चुकी थी। वहीं दूसरी ओर नागदेव ने पाताल लोक की अंधेरी कैद में अपने माता पिता को देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन कालिया का जादू इतना शक्तिशाली था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तभी उसे नागराज का एक गुप्त संदेश मिला, जिसमें बताया गया था कि पाताल लोक की कैद तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कालिया की जादुई मणि को नष्ट करना, क्योंकि वही उसकी सारी शक्तियों का स्रोत है। ये जानकर नागदेव समझ गया कि उसे कालिया का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अकेले ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा। उसे रुद्र की जरूरत थी। इधर ऊपर पृथ्वी पर युद्ध की गर्मी बढ़ चुकी थी। रुद्र अपनी सेना के साथ नागलोक की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, नागलोक को नष्ट करना, कालिया को हराना और अपने दोस्त नागदेव को हर हाल में बचाना। धरती पर युद्ध की आग भड़क चुकी थी, लेकिन रुद्र को यह अंदाजा नहीं था कि कालिया ने पहले ही नागलोक के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया था। रुद्र ने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाए, पर चाहे कितने ही योद्धा तलवारें चला लें, मंत्र पढ़ लें, कवच टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर रुद्र समझ गया कि सिर्फ ताकत से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसे कोई नई योजना चाहिए। इसी दौरान पाताल लोक में नागदेव अपने माता पिता को आज़ाद कराने के लिए टूटता झुकता लड़ रहा था, लेकिन कालिया का जादू इतना गहरा था कि उसके सारे प्रयास बेकार साबित होते जा रहे थे। तभी नागराज का संदेश उसके सामने प्रकट हुआ। कालिया की पूरी शक्ति एक ही चीज से निकलती है, उसकी जादुई मणि से। अगर वो मणि टूट जाए तो कालिया धराशायी हो जाएगा और पाताल लोक का द्वार भी खुल सकता है। ये सुनते ही नागदेव ने बिना एक पल गवाए फैसला कर लिया कि अब उसे कालिया का सामना करना ही होगा, लेकिन अकेले लड़ना मूर्खता होगी। उसे रुद्र की मदद चाहिए। उसने अपनी शक्ति केंद्रित करके रुद्र को संदेश भेजा और सच्चाई बताई। जैसे ही रुद्र को यह संदेश मिला, उसका पूरा दिमाग साफ हो गया और उसने तुरंत योजना बनाई। उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा सुरक्षा कवच पर हमला जारी रखता रहा ताकि कालिया का ध्यान वहीं अटका रहे, जबकि दूसरा हिस्सा रुद्र के साथ सीधे कालिया के महल की ओर बढ़ा। महल के सामने पहुंचते ही कालिया ने उन्हें देखा और तुनक कर हंस पड़ा। तुम इंसान होकर मेरा सामना करोगे? मैं नागलोक का राजा हूं।
लेकिन रुद्र बिना डरे बोला, हाँ, मैं इंसान हूं, पर मेरे साथ नागदेव है और यही तुम्हारी हार की वजह बनेगा। बस फिर दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। रुद्र अपनी तलवार से ताबड़तोड़ वार कर रहा था और कालिया अपने जहरीले दांत और काले जादू से पलटवार। ऊपर धरती पर यह आग बरस रही थी और नीचे पाताल लोक में नागदेव अकेला गहरे अंधकार में मणि की खोज में आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसे एक पुरानी गुफा मिली जिसमें मणि छिपाई गई थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक विशाल डरावना नाग मणि के सामने खड़ा हो गया। वो उसका रक्षक था। नागदेव और उस रक्षक के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। गुफा की दीवारें कांप उठीं। अपनी पूरी ताकत, अपने माता पिता की याद और नागवंश की शक्ति को एक साथ जुटाकर नागदेव ने आखिरकार उस नाग को मात दी और सीधा मणि तक पहुंच गया। उसने बिना हिचकिचाए अपनी जादुई तलवार से जोरदार वार किया। जैसे ही मणि टूटी, पूरा पाताल लोक चमक उठा और उसी पल कालिया मैदान में कमजोर पड़ गया। उसकी शक्ति हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। मौका देकर रुद्र ने उसे धराशायी कर दिया और उसी क्षण नागलोक का सुरक्षा कवच भी टूट गया। पाताल लोक के द्वार खुलते ही विक्रम और अवनी आजाद हो गए। नागराज पर से भी जादू का असर हट गया और उसकी शक्तियां वापस लौट आईं। नागदेव अपने माता पिता की ओर भागा और उन्हें कसकर गले लगाया। वो जानता था कि ये जीत सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि रुद्र, उसके माता पिता और नागवंश की एकता की जीत थी। जैसे ही सब आजाद हुए, मानो नागलोक और मानवलोक दोनों की सांसें फिर से चल पड़ीं। चारों तरफ शांति लौट आई थी और लोगों के चेहरे पर डर की जगह खुशहाली थी। रुद्र और नागदेव की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसी खुशी में नागराज ने पूरे नागलोक के सामने घोषणा की कि अब समय आ गया है कि नागदेव सिंहासन संभाले। उसके राज्याभिषेक का दिन नागलोक में एक बड़े त्योहार की तरह मनाया गया। चारों तरफ रोशनी, संगीत और जश्न का माहौल था। नागराज ने मुस्कुराते हुए अपना सिंहासन अपने बेटे को सौंप दिया और उसी पल विक्रम और अवनी की आंखों में गर्व के आंसू भर आए। वे अपने बेटे को नागलोक का राजा बनते देख खुद को दुनिया का सबसे खुश माता पिता समझ रहे थे। रुद्र भी अपनी सेना के साथ इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद था। राज्याभिषेक के बाद नागदेव दौड़कर रुद्र के पास आया, उसे कसकर गले लगाया और बोला, मेरे दोस्त, अगर तुम न होते तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। तुमने मेरी फैमिली को बचाया, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, एहसान वहसान मत बोल, तू मेरा भाई है नागदेव, दोस्त के लिए तो यही करना चाहिए। राज्याभिषेक की खुशी में ही नागदेव ने नागलोक और मानवलोक के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें तय हुआ कि अब नाग और इंसान एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे, बल्कि व्यापार और संस्कृति के जरिए दोनों लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे। ये देखकर विक्रम और अवनी के दिल हल्के हो गए, क्योंकि उनका बदला, उनका संघर्ष सब पूरा हो चुका था। उनके बच्चों ने वो कर दिखाया था जो वे खुद नहीं कर पाए। पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी और दोनों लोगों के बीच शांति की नींव रख दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर सूर्यगढ़ का नया राजा बन चुका रुद्र अपने राज्य की जिम्मेदारियां संभालते हुए अकेलापन महसूस करने लगा था। उसे पता था कि नागदेव अब नागलोक का राजा है और हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता। उसने हल्की उदासी में कहा, दोस्त, मुझे पता है अब तुम नागलोक की जिम्मेदारी संभाल रहे हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन यार तुम्हारे बिना मैं अधूरा लगता हूं। नागदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोला, रुद्र, तू अकेला नहीं है, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जब भी जरूरत होगी मैं हाजिर मिलूंगा। रुद्र ने अपनी भावनाओं को मजबूत करते हुए एक नई प्रतिज्ञा ली। सूर्यगढ़ को ऐसा राज्य बनाना है जहां हर इंसान खुश रहे और जहां नागों और इंसानों के बीच हमेशा दोस्ती की मिसाल कायम रहे। उसने अपने राज्य में एक नया कानून बनाया कि कोई भी इंसान किसी नाग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रुद्र को अंदाजा भी नहीं था कि नागलोक में अभी भी कुछ नाग ऐसे थे जो इंसानों से नफरत करते थे। वे विक्रम और अवनी को कभी माफ नहीं कर पाए थे और नागलोक में फैली शांति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसा ही एक नाग था, अमूस आग, जिसे सब विषधर के नाम से जानते थे। वो कालिया का सबसे करीबी दोस्त था और अब नागलोक की सीमा में छिपकर रह रहा था। उसके मन में नागदेव के लिए गहरी नफरत थी और वो जानता था कि सामने से वो उसे हरा नहीं सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक चाल चली, रुद्र के दिमाग में भ्रम पैदा करना।
अपनी काली शक्तियों से उसने रुद्र को यह महसूस करवा दिया कि नागदेव उसे धोखा दे रहा है और बहुत जल्द सूर्यगढ़ पर हमला करने वाला है। नागदेव नागलोक का न्यायप्रिय राजा बन चुका था और उधर रुद्र सूर्यगढ़ का शक्तिशाली शासक था। दोनों की दोस्ती की मिसालें दोनों लोकों में दी जाती थीं। लोग कहते थे कि ऐसा भाईचारा दो अलग दुनियाओं के बीच कभी नहीं हुआ था, लेकिन यही दोस्ती कुछ लोगों को चुभ रही थी। उनमें सबसे बड़ा नाम था विषधर, कालिया का सबसे वफादार साथी, जो अब भी नागलोक के अंधेरे कोनों में छिप कर रह रहा था। उसके दिल में नागदेव और रुद्र के लिए नफरत इतनी गहरी थी कि वो हर पल बदले की आग में जल रहा था। वो जानता था कि नागदेव को सीधा हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसने उसकी सबसे बड़ी ताकत रुद्र के साथ उसकी दोस्ती को तोड़ने की योजना बनाई। विषधर ने शारीरिक हमला नहीं किया, बल्कि अपनी काली शक्तियों से रुद्र के मन पर वार करने का फैसला किया। एक रात जब रुद्र अपने महल में गहरी नींद में था, विषधर ने उसके दिमाग में जहरीला भ्रम डालना शुरू किया। सपने में रुद्र ने देखा कि नागदेव अपनी विशाल नागसेना के साथ सूर्यगढ़ पर हमला कर रहा है, राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं और नागदेव क्रोध में सिंहासन तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह सपना इतना असली लगा कि रुद्र चीख कर जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था और दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। अगली सुबह रुद्र पूरी तरह बेचैन था। वो खुद को समझा रहा था कि नागदेव ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन सपना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसका भरोसा और डर आपस में लड़ रहे थे। आखिरकार उसने अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि नागलोक की सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उधर नागलोक में नागदेव को अचानक एहसास हुआ कि रुद्र मानसिक रूप से परेशान है, जैसे कोई उसके मन में जहर घोल रहा है। उसने तुरंत सूर्यगढ़ जाने का फैसला किया। वो अपने नाग रूप में तेजी से उड़ता हुआ रुद्र के महल पहुंचा, पर जैसे ही रुद्र ने उसे देखा, उसके अंदर का भ्रम उभर आया। वो डर और गुस्से से भर गया। यहां क्या कर रहे हो तुम? रुद्र गरज कर बोला। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे दुश्मन हो। नागदेव एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने शांत आवाज में कहा, रुद्र तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन रुद्र सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने तलवार निकाली और नागदेव पर हमला कर दिया। नागदेव ने मुश्किल से वार रोका और समझाने की कोशिश की। रुद्र तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू किया है, तुम्हें धोखा तुमसे नहीं तुम्हारे मन से किया जा रहा है। लेकिन विषधर का भ्रम इतना गहरा था कि रुद्र को नागदेव की हर बात झूठ लग रही थी। उसने फिर से हमला किया और इस बार तलवार नागदेव के कंधे को काटती हुई निकल गई। दूर खड़े विक्रम और अवनी ये सब देख रहे थे और ये दृश्य उनके दिल को चीर गया। वे समझ गए कि यह विषधर का ही खेल है। रुद्र के दिमाग पर उसके जहरीले जादू का कब्जा हो चुका है। विक्रम ने तुरंत कहा, हमें रुद्र के भ्रम को तोड़ना होगा, उसे सच्चाई दिखानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। अवनी ने चिंता से पूछा, लेकिन कैसे? विषधर का जादू बहुत शक्तिशाली है। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, हमें नागलोक का सबसे शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल करना होगा। विक्रम और अवनी ने बताया कि वही शक्तिशाली मंत्र रुद्र के दिमाग से विषधर का जादू मिटा देगा। दोनों तुरंत अपने नाग रूप में बदल गए और मंत्र का जाप शुरू किया। उनके चारों ओर तेज नीली रोशनी घूमने लगी, जैसे आकाश से कोई शक्ति उतर रही है। अगले ही पल वो रोशनी तीर की तरह उड़कर रुद्र के दिमाग में समा गई। कुछ ही सेकंड में रुद्र के भीतर फैला अंधेरा टूटने लगा। वो सपना, वो डर, वो शक सब धुंध की तरह गायब होने लगा। रुद्र को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। नागदेव उसका दोस्त था, दुश्मन नहीं। उसके मन पर तो किसी और की जहर भरी चाल हावी थी। जैसे ही भ्रम पूरी तरह टूटा, रुद्र की आंखों से आंसू निकल आए। वो नागदेव की तरफ बढ़ा और बोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। नागदेव ने उसे बिना एक पल गंवाए गले लगा लिया। तुम मेरे दोस्त हो रुद्र, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। दोनों के बीच की गलतफहमी मिट चुकी थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक अहम सच बता दिया था। विषधर जिंदा है और फिर से हमला करेगा। अगर उसे रोकना जरूरी है, नहीं तो नागलोक और मानवलोक फिर एक नए युद्ध की आग में झुलस जाएंगे। इस बात को समझते हुए नागदेव और रुद्र तुरंत एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वे विषधर को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म करेंगे। नागदेव ने अपनी नाग शक्तियों से उसकी खोज की और पता चला कि विषधर एक घने काले जंगल में छिपा हुआ है, जहां वो अपनी शक्ति और भी बढ़ा रहा था। दोनों अपने अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, विषधर ने अचानक हमला कर दिया।
उसने अपने जहर का इस्तेमाल करके पूरे जंगल में एक जहरीला धुआं फैला दिया। सैनिक खांसते खांसते बेहाल हो गए और कई जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर रुद्र ने तुरंत आदेश दिया कि सैनिक पीछे हट जाएं। वो समझ गया कि ये लड़ाई सामान्य योद्धाओं के बस की बात नहीं। नागदेव ने रुद्र से गंभीर आवाज में कहा, रुद्र, तुम्हें यहां से जाना होगा, ये लड़ाई नागों की है। लेकिन रुद्र गुस्से में गरजा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों साथ लड़ेंगे जैसे हमेशा लड़ते आए हैं। दोनों आगे बढ़े और युद्ध शुरू हो गया। नागदेव अपनी नाग शक्तियों से बिजली जैसी चमक छोड़ रहा था और रुद्र अपनी तलवार से जोरदार वार कर रहा था। लेकिन विषधर बहुत धूर्त था। वो बार बार अदृश्य हो जाता और फिर अचानक किसी और दिशा से प्रकट होकर हमला कर देता। एक तेज वार में उसने नागदेव को घायल कर दिया और नागदेव जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर रुद्र की आंखों में खून उतर आया। तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो दहाड़ा और पूरी ताकत के साथ विषधर पर टूट पड़ा। तलवारें चमकीं, जमीन थरथराई और हवा तक गर्म हो गई। विषधर ने भी अपने जहर का इस्तेमाल करके रुद्र को घायल कर दिया। रुद्र खून से लथपथ था, लेकिन उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। उधर जमीन पर गिरा नागदेव धीरे धीरे उठने लगा। उसकी शक्तियां वापस लौट आई थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। उसने तीखे नाग वार करके विषधर पर हमला किया। विषधर ने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार नागदेव के वार पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। एक जोरदार प्रहार में नागदेव ने विषधर को गहरा घाव दिया। विषधर चीख उठा, उसकी शक्तियां धीमी होने लगीं, उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। यही सही मौका देखकर रुद्र ने पूरी ताकत लगाकर तलवार चलाई और विषधर का अंत कर दिया। विषधर के मरते ही उसका काला जादू हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। जंगल शांत हो गया, हवा साफ हो गई और आसमान में पहली बार उजाला फैलने लगा। नागलोक और मानवलोक दोनों पर से एक बड़ा खतरा टल चुका था। रुद्र और नागदेव थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए एक दूसरे के पास आए और गले लग गए। हमने उसे हरा दिया, नागदेव ने धीमे लेकिन राहत भरे स्वर में कहा। रुद्र मुस्कुराया, हाँ मेरे दोस्त, लेकिन ये जीत सिर्फ हमारी है, क्योंकि हमने साथ लड़ा और साथ होने से ही हम अजय बनते हैं। नागदेव और रुद्र ने नागलोक और मानवलोक में स्थायी शांति स्थापित कर दी। दोनों ही दुनियाओं के बीच वे एक मजबूत पुल बन गए थे। उनकी दोस्ती की मिसाल हर जगह दी जाने लगी। समय बीतने के साथ दोनों अपने अपने राज्यों के राजा बन गए, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर जरा भी असर नहीं पड़ा। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते और पुरानी बातें कर हंसते हुए अपनी दोस्ती को और गहरा करते रहते। अब नागलोक और मानवलोक में किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। लोग मिलजुल कर शांति से रहने लगे थे। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी मुश्किल को हरा सकती है और नफरत सिर्फ विनाश लाती है, जबकि प्यार शांति और समृद्धि की राह खोलता है। विषधर के अंत के बाद नागलोक और सूर्यगढ़ में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। नागदेव और रुद्र की दोस्ती अब सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं रही थी, बल्कि दो राज्यों के बीच एक अटूट समझौता बन चुकी थी। नागदेव का राज्याभिषेक और रुद्र का नया संकल्प इस बात का प्रतीक था कि पुरानी नफरत की दीवारें हमेशा के लिए गिर चुकी थीं। दोनों ने मिलकर नागों और इंसानों के बीच मित्रता परिषद बनाई, जिसमें दो राज्यों के समझदार और अनुभवी लोग शामिल थे, जो किसी विवाद को शांति से हल करते थे। नागदेव ने नागलोक के दरवाजे इंसानों के लिए खोल दिए और रुद्र ने भी सूर्यगढ़ में नागों के लिए सम्मान की खास जगह बनाई। विक्रम और अवनी, जो अब नागलोक के वरिष्ठ सलाहकार थे, अपने बच्चों की सफलता देखकर बेहद खुश थे। उनके पिछले जन्म का दर्द अब उन्हें एक दूर का सपना लगता था, क्योंकि उनके बच्चों ने न सिर्फ उनका अधूरा प्रेम पूरा किया, बल्कि दो विरोधी सभ्यताओं को भी जोड़ दिया। कई साल बीत गए और नागदेव और रुद्र अपने अपने राज्यों के सम्मानित शासक बन गए। नागदेव ने नागिनी से विवाह किया और उनके बच्चे हुए। वहीं रुद्र ने भी एक नेक दिल राजकुमारी से शादी की और उनके भी बच्चे हुए। दोनों राज्यों के बच्चे भी अपने माता पिता की दोस्ती को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन बहुत समय बाद नागदेव और रुद्र अपने पुराने मिलने की उसी जगह, उस घने जंगल में पहुंचे। अब वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में वही पुरानी चमक और दोस्ती बाकी थी। वहां बैठकर नागदेव बोला, रुद्र, याद है जब हम पहली बार मिले थे?
कभी सोचा नहीं था कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी। रुद्र मुस्कुराया। हाँ मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि दो दुनियाओं को जोड़ दिया। वे दोनों हंसे और पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे वहीं खेल रहे थे, नाग और इंसान के बच्चे, बिना किसी डर या भेदभाव के। यही वो सपना था जो विक्रम और अवनी ने देखा था। उनकी मृत्यु के बाद नागलोक और सूर्यगढ़ के लोगों ने उनकी अमर दोस्ती की याद में एक भव्य स्मारक बनवाया, जिस पर लिखा था, यहाँ नागदेव और रुद्र की अमर दोस्ती की कहानी बसती है। उनकी दोस्ती ने नफरत की दीवारें तोड़कर प्यार और शांति की नींव रखी। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा जीवित रहेगी।